दोस्तों नमस्कार, मैं निर्भय यादव आप सभी का TIO विजन 2.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे मेडिएवल इंडिया मध्यकालीन भारत 712 से 1707। तो दोस्त हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत पर होने वाला अरबों के द्वारा आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। और दोस्त हम उसके बाद पढ़े थे भारत पर होने वाला टर्किश इन्वेजन तुर्कों का आक्रमण, तो महमूद गजनवी हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी, और जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1175 से 1206। और दोस्त हम ये जानेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था और ये कहाँ से आया था। मोहम्मद गौरी भी वहीं से आया था जहाँ से महमूद गजनवी आया था, यानी कि गजनी से आया था। और वहाँ पर एक वंश चलता था गौर वंश, यानी कि महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान में आया था तब वहां पर चल रहा था गजनी वंश, लेकिन मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान में आया था तब वहां पर चल रहा था गौर वंश। और मोहम्मद गौरी एक शंशवानी तुर्क था। और दोस्त ध्यान रखेंगे इसमें सबसे पहला ही आक्रमण फर्स्ट अटैक 1175 में फर्स्ट अटैक इसने किया मुल्तान। और ध्यान रखेंगे मुल्तान जो है कहाँ पर है, ये सिंध, यानी कि सिंध कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में। तो मुल्तान भी कहाँ पर हुआ, पाकिस्तान में। और मुल्तान में किया किस पर, करमाथी जाति के मुसलमानों पर। करमाथी जाति के मुसलमानों को पराजित किया और वहां से भारी लूटपाट की। और ये पुनः वापस कहां चला गया, गजनी। और इसने अपना अगला अटैक किया 1178 में, कहां पर, गुजरात। और गुजरात पर जब इसने अपना अटैक किया तो वहां पर शासक था मूलराज द्वितीय, इसी का नाम है भीम सेकंड या भीम द्वितीय। जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तब वहां पर शासक कौन था, भीम फर्स्ट। लेकिन जब महमूद गजनवी ने 1178 में अटैक किया गुजरात पर तब वहां का शासक कौन था, मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड। ये चालुक्य वंश का शासक था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मूलराज द्वितीय की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए मूलराज द्वितीय ने उल्टा अटैक कर दिया किसके ऊपर, मोहम्मद गौरी के ऊपर। और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और भीम सेकंड ने इसका पीछा किया और कहा गया 1178 में ही मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर पराजित किया। यानी कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान और गुजरात के पास में ही बॉर्डर पर एक हिल स्टेशन है, उसी को कहते हैं क्या, माउंट आबू। और 1178 में माउंट आबू पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और इसको कैद करके कहाँ ले गया, गुजरात। और जब ये कैद करके ले गया तो कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मूलराज द्वितीय की मां के कहने पर इसने रिहा कर दिया मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी
चला गया किधर, उत्तर भारत की ओर। और जब ये उत्तर भारत की ओर गया तो इसने अधिकार किया 1179 में उत्तर भारत की ओर ये भागा और इसने सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया और ये शासन करने लगा सिंध और कश्मीर पर। और ध्यान रखेंगे इसी के समकालीन उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर, यानी कि राजस्थान का सांभर, अजमेर और दिल्ली, यहाँ पर एक रूलर यानी कि शासक, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे एक वंश चलता था जिसका नाम है चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश। और चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। जिसको हम जानते हैं राय पिथौरा के नाम से भी। और इसी का एक परम मित्र या आप कह सकते हैं लेखक था चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने ही एक महाकाव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दिल्ली के वो उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर में एक वंश चलता था जिसका नाम था चौहान वंश और वहां का शासक था पृथ्वीराज चौहान जिसका नाम है दूसरा राय पिथौरा। और पृथ्वीराज चौहान का ही एक लेखक था चंद्रवरदाई और चंद्रवरदाई ने एक महाकाव्य लिखा पृथ्वीराज रासो। और ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने ऐसा बताया है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान 16 बार हरा चुका था और इसकी मुठभेड़ 16 बार हुई और एक फेमस बैटल लड़ा गया 1191 में। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन इसमें भी पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया किसको? मोहम्मद गौरी को। और फिर मोहम्मद गौरी भी अपनी बात का पक्का, उसने फिर माफी मांग ली पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान उससे भी ज्यादा अपनी बात का पक्का था, उसने फिर माफ कर दिया किसको? मोहम्मद गौरी को। और ध्यान रखेंगे इधर उत्तर प्रदेश की ही एक, उत्तर प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज और कन्नौज में एक वंश चलता था गढ़वाल वंश और इसका एक शासक रूलर था जयचंद। और जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। ध्यान रखेंगे इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हरा दिया था किसको? मोहम्मद गौरी को, तो इसका ध्यान मोहम्मद गौरी से हटकर के कहाँ लग गया? मतलब ये प्रेम प्रसंग करता था, इसका प्रेम था किससे? संयोगिता से। और ये विवाह करना भी चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कौन? संयोगिता का पिता जयचंद। तो एक बार ऐसा हुआ कि जयचंद ने स्वयंवर किया संयोगिता का और उसने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन नहीं बुलाया किसको? पृथ्वीराज
चौहान को, जिससे बेहद अपमान महसूस किया किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और ये भरे स्वयंवर में गया और इसने अगवा करके ले आया किसको, संयोगिता को, और विवाह कर लिया। और इससे बेहद अपमानित हुआ जयचंद और उसने कसम खाई कि हम अपने अपमान का बदला लेंगे ही। और इधर मोहम्मद गौरी भला कहाँ मानने वाला था, तो 1192 में लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और तराइन दोस्त ध्यान रखेंगे जगह हरियाणा के ही एक करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है तरावड़ी, और वही है क्या प्रेजेंट टाइम में तराइन। और सेकेंड बैटल लड़ा गया तराइन का किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और ध्यान रखेंगे दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद कर रहा था कौन, संयोगिता का पिता जयचंद। और यही रीजन हुआ जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। और जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो इसकी हत्या भी कर दी। और जब इसकी हत्या कर दी, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आया कहानी में, क्योंकि चंद्रबरदाई इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो चंद्रबरदाई ने महाकाव्य में ऐसा लिखा है, पृथ्वीराज रासो में बताया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया तो था, लेकिन उसकी हत्या नहीं की थी। और पृथ्वीराज चौहान को और मुझे मोहम्मद गौरी लेकर के चला गया था कहाँ, गजनी। और जब गजनी लेकर के गया तो पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों से बंधा हुआ था और मोहम्मद गौरी का सामना कर रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि आप अपनी आंखें नीची करके बात करें, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। तभी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी और अंधा करवा दिया। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने बताया कि वहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चल रहा था, जिसमें हमने जो है मोहम्मद गौरी से कहा कि सुल्तान हमारे मित्र को एक ऐसी मतलब कला आती है, पृथ्वीराज चौहान को यानी कि शब्द भेदी बाण चलाना आता था। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसका सामना किया जाए। तो मोहम्मद गौरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खुलवाई और उसके हाथ में एक धनुष और तीर दिया, तभी चंद्रबरदाई कहता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान के पास गया और मैंने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताके ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि हे मित्र, केवल आपके और सुल्तान के बीच में 24 गज की दूरी है, और जैसे ही मोहम्मद गौरी की आवाज आए तो वहीं पर आप तीर छोड़ देना और मोहम्मद गौरी ढेर हो जाएगा और आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। ठीक वही किया किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आवाज दी, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने वहीं पर तीर छोड़ दिया। तभी चंद्रबरदाई कहता है कि जय हो चौहान, और कहता है चंद्रबरदाई कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का बदला पूरा हुआ। लेकिन इस घटना के सभी पात्र और कहानी केवल काल्पनिक है, ऐसा इतिहासकार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इतिहासकार केवल मानते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 ही युद्ध हुए हैं। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, वैसे ही 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की, क्योंकि मोहम्मद गौरी का टारगेट ही था क्या, कि साम्राज्य को बढ़ाना, यानी कि मुस्लिम शासन की स्थापना करने ही आया था कौन, मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1192 में ही मुस्लिम
शासन की स्थापना की। और एक इम्पोर्टेंट घटना हुई 1192 में ही, एक भारत में सूफी संत आए जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में सूफी मत की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे इन्होंने अपनी कुटिया कॉटेज कहां पर बनाई? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुटिया कहां पर है? अजमेर में। इसीलिए इनकी कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ जो है वो किसकी कुटिया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र को ही कहा जाता है। और इसने अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी ने 1193 में ही मेड हिज कैपिटल इन दिल्ली, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? दिल्ली। और जैसे ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई तो इसका ध्यान कहां गया? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान में साम्राज्य बढ़ाना। और क्या जयचंद इसका रिश्तेदार था? बिल्कुल भी नहीं। तो 1194 में ही लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी ने पराजित किया जयचंद को। और जैसे ही जयचंद को पराजित किया वैसे ही मोहम्मद गौरी को, ध्यान रखेंगे, इस चंदावर के युद्ध में इसका एक गुलाम था और दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक गुलाम था और दामाद भी था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद की थी, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति नियुक्त किया और कहा कि मैं तो आया था हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना करना और आपका काम है हिंदुस्तान में इस्लाम का विस्तार करना। और अपनी कमांड पूरी देकर कुतुबुद्दीन ऐबक को चला गया वापस गजनी। और ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण करवाया। दो मस्जिद बनवाई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये कहां पर है? दिल्ली। और 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? ये अजमेर। ये 2 मस्जिद बनवाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक मीनार का निर्माण करवाया जिसको हम कहते हैं क्या? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया।
यानी कि ये कुतुब मीनार किसके लिए होती है? अजान देने के लिए होती है। इसके ऊपर चढ़ के अजान दी जाती है। और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इसने अपने गुरु के नाम पर, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कब? 1199 में, 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया 1229 में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश। यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। यानी कि 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम से। और इसको पूर्ण करवाया 1229 में इल्तुतमिश ने। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी पुनः 1205 में वापस आया भारत और 1 वर्ष तक रहा। और जब ये 1206 में भारत से वापस जा रहा था, तभी कश्मीर में इस पर कुख्खर जाटों ने अटैक कर दिया और ये बुरी तरीके से घायल हुआ उसमें। और 1206 में जाकर के मृत्यु हो गई। और जब 1206 में मृत्यु हुई तो यही सवाल उठा कि गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलेगा? तो इसके बेहद वफादार और विश्वास पात्र 4 गुलाम थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज और तीसरा कुबाचा और चौथा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। गुलाम यानी कि ये चारों बेहद वफादार और विश्वास पात्र थे किसके? मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से एक ही प्रश्न बनता है कि बताइए वर्तमान भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में 1205 में नष्ट करवाया था किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। तो ये एक प्रश्न इससे बनता है। और हिंदुस्तान की जनता के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य मिला कहाँ का? भारत का। और यल्दौज को मिला गजनी और कुबाचा को मिला काबुल और कांधार। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने आज यहाँ पर लिए आप लोगों के सामने। और आगे शासन आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और हम आगे पढ़ेंगे 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत। तो अब सबसे पहले ही, क्योंकि अब गुलामों का साम्राज्य आएगा, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश, जो हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और आज हमारा
कंप्लीट हुआ भारत पर होने वाला तुर्क आक्रमण। अगर ये आपको लगे कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट मैटर है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिशियल है तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।